नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोचर, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का आज की ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑटोमोबाइल। तो हम जो चीज़ें हम लेते जा रहे हैं उन्हें हम लिखते जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा विषय ऑटोमोबाइल। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा विषय आज का ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल क्या चीज़ है साहब? आप सभी जानते हैं, हमने सबने सुना है कि ऑटोमोबाइल, ये नाम में ही स्पष्ट है। देखो, ऑटो मतलब स्वचालित। अब इसमें स्व तो है, ऑटो मोड पे चलता है ना कोई भी, ऑटो पायलट, ऑटो मोड। और चालित मतलब मोबाइल, मतलब ऐसी यूनिट या ऐसी कोई चीज़ जो खुद ही चलती हो, मतलब उसके अंदर जो पावर जनरेशन की यूनिट है जो चलने के लिए चाहिए वो उसके अंदर इनबिल्ट है, तभी तो वो स्वयं चल पा रही है, अपनी पावर खुद प्रोड्यूस कर पा रही है। तो ऑटोमोबाइल भी यही होता है। ऑटोमोबाइल का मतलब है कि ऐसी कोई वस्तु जो स्वयं इधर से उधर मूव कर सके, ठीक है ना, वही ऑटोमोबाइल होती है। अब ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट साहब आपके सेकेंड ईयर में आता है, विषय कोड है 206, मैकेनिकल की स्ट्रीम में आता है, तो ME 206 इसका सब्जेक्ट कोड है। अब जब हम ऑटोमोबाइल को पढ़ेंगे तो एक चीज़ हमारे सामने आती है क्या कि साहब ऑटोमोबाइल हम किसको कहेंगे? हम 2 व्हीलर को कहेंगे, 4 व्हीलर को कहेंगे, ठीक है, या ट्रक को कहेंगे, ट्रेन को कहेंगे, एक रोबोट को कहेंगे, क्योंकि ये सब तो चलते हैं, एक रिमोट वाली कार भी चलती है। तो वास्तविकता में ऑटोमोबाइल, हर एक ये चीज़ ऑटोमोबाइल की श्रेणी में ही आती है। लेकिन इस विषय 206 के अंदर हम जिस ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ना चाहेंगे उसको आप यूँ समझ लीजिए कि हम यहाँ पे मेनली 4 व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे, 4 व्हीलर के बारे में, और यही हमारा यहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल है। तो आप ऐसा मत समझना कि मैंने 4 व्हीलर पढ़ लिया तो जो 6 पहिए का ट्रक होता है क्या उसमें अलग फंडा होता है क्या? जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट 2 व्हीलर में भी लगता है, यही कॉन्सेप्ट 4 व्हीलर में भी लगता है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन सेम सा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऑटोमोबाइल की विषय वस्तु तैयार होने के बाद, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि साहब एक जो बेसिक ऑटोमोबाइल होता है वो 4 व्हीलर जिसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, वो कैसा दिखता है, ठीक है। अब हम उसे देख लेते हैं। देखो, तो ये है मेरा एक कार समझ लेता हूँ मैं, ये 4 व्हीलर है। अब 4 व्हीलर है तो साहब इसमें एक साइड तो फ्रंट साइड होगी, एक साइड बैक साइड होगी। तो मैं यहाँ पर इस साइड को लिख देता हूँ फ्रंट साइड और इसे मैं लिख देता हूँ बैक साइड, ठीक है। अब 4 व्हीलर है, नाम से स्पष्ट है, 4 व्हीलर मतलब 4 पहिए होंगे, 4 पहिए भी लगा देते हैं, एक इधर का, 2। अब ये फ्रंट साइड और बैक साइड के 4 पहिए लगा देते हैं, 1 2। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो, ये फ्रंट साइड के जो ये 2 व्हील हैं ये क्या कहलाते हैं? फ्रंट व्हील कहलाते हैं, आगे की तरफ के पहिए। और बैक साइड के जो व्हील हैं, तो ऑटोमोबाइल में बैक साइड को रियर नाम से भी कई जगह आपको संबोधन करने को मिलेगा। तो इसको रियर व्हील भी बोलेंगे, ठीक है। बैक व्हील आवश्यक नहीं है, आप हर बार बैक बोलें तो कहीं रियर सुनने को मिलेगा, तो आश्चर्यचकित ना हो। अब ये जो बीच में लाइन खींच रहा हूँ मैं, जिस पर ये दोनों पहिए लगे हुए हैं, ये है एक्सल। तो फ्रंट वाले दोनों व्हील जिस पर लगे हुए हैं वो हो गया फ्रंट एक्सल। ये वाला है फ्रंट एक्सल जो ये आगे दिख रहा है आपको, और जिस साइड पर आपके रियर व्हील्स लगे हुए हैं उसको मैं बोल दूँ रियर एक्सल, जो ये आपको इधर नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। अब ये तो बना दिया, लेकिन हमारी आज के जो इस लेक्चर की रुचि है वो ये है कि एक ऑटोमोबाइल चलता कैसे है, ठीक है। भाई ये तो सबको पता है, जो पावर होती है वो इंजन पैदा करता है, लेकिन वो इंजन से वो पावर पहियों तक कैसे पहुंचती है? भाई आखिरकार हमारी गाड़ी चल कैसे जाती है, गुड़क कैसे जाती है, गतिमान कैसे हो जाती है, इसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं। तो पावर यूनिट जो है मेरी, मतलब अर्थात मेरा इंजन, ऑटोमोबाइल की जो पावर यूनिट है, वहाँ से फाइनली मुझे अंतिम रूप से पावर कहाँ तक पहुँचानी है? पहियों तक पहुँचानी है। तो इसके बीच का जो पूरा तंत्र है इसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, और हिंदी में इसे कहते हैं शक्ति पारेषण तंत्र। पावर मतलब शक्ति, ट्रांसमिट मतलब पारेषण, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, सिस्टम तंत्र। तो हम पढ़ लेते हैं अब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, एक 4 व्हीलर का बेसिक जो सिस्टम है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ साहब, ये हमारा पावर यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंजन।
ठीक है। अब इंजन में जो पावर जनरेट होगी वो एक शाफ्ट में मुझे मिलती है, ये वो शाफ्ट बना देता हूँ जो इंजन की आउटपुट शाफ्ट है। अब इंजन की आउटपुट शाफ्ट के बाद एक बड़ा सा चक्का रहता है जो कई बार तो इंजन के अंदर ही रहता है, हमें नज़र भी नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अलग से आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि उसका भी अपना अलग फंक्शन है। धीरे धीरे हम जब डिटेल में जाएंगे विषय में तो एक एक यूनिट को पढ़ेंगे डिटेल में, उसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा पहिया मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ इसका नाम है फ्लाई व्हील, ठीक है। इसका अपना फंक्शन है, आगे पढ़ेंगे। अभी बस हम सिस्टम के पार्ट देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे चीज़ें काम कर रही। अब फ्लाई व्हील के बाद एक यूनिट आती है मेरी, ये मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ये है मेरा क्लच, ठीक है। अब क्लच के बाद वापस आगे जाएंगे, फिर एक यूनिट आती है, इसको मैं लिखूँगा गियर बॉक्स, ठीक है। अब गियर बॉक्स के बाद एक आउटपुट शाफ्ट निकलती है, उस पर एक जॉइंट लगा हुआ होता है, फिर एक और जॉइंट आता है, बीच में एक लंबी सी शाफ्ट आती है, फिर यहाँ पे एक यूनिट आती है, ठीक है। तो ये जो दो जॉइंट हैं, इनका नाम है यूनिवर्सल जॉइंट्स, और ये जो बीच में ये जो शाफ्ट लगी पड़ी है ये है प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। और ये आपको जो मोटी सी यूनिट दिखाई दे रही है ये है डिफरेंशियल। आपने ट्रकों में या कारों में, मेटाडोर में, इन बड़ी बड़ी चीज़ों में जब पीछे की टाइप से देखते हैं तो दोनों को पहियों के बीच में एक मोटा सा मटका दिखाई देता है ना, ये मटका वही है डिफरेंशियल, ठीक है ना। इसका क्या फंक्शन होता है मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आप मोटा मोटा सिस्टम जानने की कोशिश करें, हर एक जो सिस्टम का जो एलिमेंट है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंशियल हो गया। अब डिफरेंशियल के बाद में ये क्या आ गया मेरा, रियर एक्सल, जैसा हम देख चुके हैं, और बाद में व्हील्स आ गए। तो अब पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। मेरी पावर कहाँ जनरेट होगी, इंजन में, इंजन ने मेरी पावर जनरेशन की। फिर इंजन से जो पावर जनरेट होती है वो आउटपुट, इंजन की जो आउटपुट शाफ्ट है उसके माध्यम से कहाँ तक पहुँचती है, फ्लाई व्हील तक। तो इंजन का काम क्या हो गया, पावर जनरेट करना। अब फ्लाई व्हील का काम क्या है कि साहब इंजन जो पावर जनरेट करता है, इंजन 2 स्ट्रोक होगा या 4 स्ट्रोक होगा, तो इंजन के सारे स्ट्रोक में पावर जनरेशन नहीं होता। 4 स्ट्रोक में 4 में से किसी एक में पावर जनरेट होती है, बाकी में पावर कंज्यूम होती है। तो जो पावर जनरेट हुई है उसको संचित करके रखना, लेकिन बाकी के जो 3 स्ट्रोक हैं उनमें उस संचित पावर में से उन तीनों स्ट्रोकों के कंप्लीशन के लिए ऊर्जा को देना, तथा बाद में जो एक्सेस एनर्जी बच जाती है, ऊर्जा बच जाती है, उसी ऊर्जा का उपयोग करके वाहन को गतिमान करने के लिए उस ऊर्जा को प्रोवाइड करवाना, यही हमारा क्या काम है, फ्लाई व्हील का। तो एक तरीके से मेरी ऊर्जा को संचित करने का काम करता है क्या, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील कुछ नहीं होता, एक अधिक जड़त्वागुण वाला पहिया होता है, गतिमान में डिस्क होती है, ठीक है। तो ये शाफ्ट पर लगा होता है, तो इसका फंक्शन हम देख चुके हैं। अब इसके बाद इसकी शाफ्ट से ही जुड़ा होता है क्या, क्लच। अब क्लच क्या है साहब, क्लच एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जिसके माध्यम से हम जो मेरी इंजन की आउटपुट शाफ्ट है और जो मेरी गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट है उसको एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंजन की आउटपुट शाफ्ट और गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट को एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। सामान्य अवस्था में जब हम क्लच नहीं दबाते हैं या छेड़ाछाड़ी नहीं करते हैं, ये एंगेज अवस्था में होती है, मतलब ये जुड़ी हुई हैं। तो जिस आरपीएम पे आपकी इंजन की शाफ्ट घूमेगी आउटपुट, उसी आरपीएम पे आपकी गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट घूमेगी एंगेज अवस्था में। और जब हम क्लच पैडल प्रेस करते हैं या 2 व्हीलर में क्लच को खींचते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या करता है, इन दोनों शाफ्टों का जो कांटेक्ट है उसे ब्रेक कर देता है, डिसएंगेज कर देता है। उस स्थिति में क्या होगा, इंजन तो घूमता रहेगा लेकिन मेरी गियर बॉक्स की शाफ्ट नहीं घूमेगी, पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्लच दबा के भले ही आप गियर कितने डाल दो, अगर आप क्लच नहीं छोड़ेंगे तो भले ही आप एक्सीलरेटर को घुमाते रहो, भूं भूं करते रहो, गाड़ी नहीं चलती है। क्यों, क्योंकि वो पावर जो है मेरी गियर बॉक्स तक जा ही नहीं पा रही है, आगे जा ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो क्लच का काम क्या हो गया, इंजन की आउटपुट शाफ्ट और गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट को एंगेज या डिसएंगेज करना। अब गियर बॉक्स पे आ जाते हैं साहब। अब गियर बॉक्स क्या है, इसका नाम ही है गियर बॉक्स, मतलब ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर गियर्स होंगे स्वाभाविक रूप से। इसके डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा फंक्शन हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो गियर बॉक्स में क्या होता है कि जो इंजन की आउटपुट शाफ्ट से हमें जो इनपुट मिल रहा है, उस इनपुट को हमारी व्हीकल की गति की आवश्यकता अनुसार, मतलब हम स्लो फेस पे चल रहे हैं या तेज़ चल रहे हैं, चढ़ाई पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लोड ज़्यादा है या गति ज़्यादा है, हमको पिकअप ज़्यादा चाहिए, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप या तो स्पीड या फिर टॉर्क, हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, आरपीएम ज़्यादा चाहिए, हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके अनुसार जो परिस्थितियों के अनुसार ये टॉर्क या स्पीड अवेलेबल करवाना किसका काम है, गियर बॉक्स का। तो यहाँ से हम अलग अलग गियरों के द्वारा हमारी आवश्यकता अनुसार टॉर्क या स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। अब
बाद में जो दो जॉइंट आ गए, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। अब यूनिवर्सल जॉइंट का क्या फंक्शन है साहब? यूनिवर्सल जॉइंट क्या करता है, यदि दो शाफ्टों के मध्य थोड़ा बहुत एंगल हो और वो एंगल फिक्स ना हो, मतलब एडजस्ट हो रहा हो थोड़ा थोड़ा, तो गियर बॉक्स यूनिवर्सल जॉइंट ऐसी दो शाफ्टों के मध्य इस एंगल को एडजस्ट करते हुए क्या होता है, हमारा ये जो रोटेशन है उसको ट्रांसफ़र करता रहता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल जॉइंट का काम है। ये बीच में जो लगी हुई है दोनों यूनिवर्सल जॉइंट्स के, ये है मेरी प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट कुछ नहीं होती, एक ऐसी शाफ्ट होती है जो बिना किसी डिफॉर्मेशन के इजीली मेरे रोटेशंस ट्रांसफ़र कर देगी आगे। भाई अगर मैं मुलायम पाइप लेता तो खुद मुड़ जाता, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसकी स्ट्रेंथ को कौन सी टर्म्स से हम बता सकते हैं, वो हम धीरे धीरे आप जब सोम पढ़ेंगे तो आपका परिचय होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से यूनिवर्सल जॉइंट आ गया, इसका फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। और ये पीछे जो रियर एक्सल पे हम पहुँचे, ये बीच में एक गोला सा दिख रहा है, ये मैकेनिकल डिवाइस है डिफरेंशियल। अब इसका फंक्शन क्या है? अब डिफरेंशियल का ये फंक्शन है साहब कि जब एक गाड़ी किसी टर्न पे जाती है, मतलब टर्न अर्थात घुमाव लेती है, तो जो बाहर की तरफ के पहिए हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे समझते हैं। सपोज़ ये एक 4 व्हीलर है, ठीक है, ये इसके पहिए हैं 1 2 3 और ये 4। सपोज़ ये गाड़ी टर्न लेती है। अब टर्न लेती है तो ये पहिए कैसे चलेंगे? ये पहिए चलेंगे ऐसे, और ये पहिए कैसे चलेंगे? ये पहिए चलेंगे ऐसे। अब देखो, अब ये पहिए जो बाहर वाले पहिए हैं उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, ठीक है, और अंदर वाले पहिए ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। अब आप खुद ही बताइए, दूरी तय की हुई किसके द्वारा ज़्यादा है? आउटर व्हील्स ने जो दूरी तय की है, वो आउटर व्हील्स की जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ज़्यादा है किसकी तुलना में? इनर व्हील की जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसकी तुलना में, और एक ही समय में तय की गई है। तो अगर इनर व्हील को तो उसी समय में इतनी सी दूरी तय करनी है और आउटर व्हील को उतने समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है, तो एक ही समय में ज़्यादा दूरी कब संभव है? जबकि आउटर व्हील की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो ज़्यादा हो इनर व्हील की तुलना में। तो टर्निंग के टाइम पे आउटर व्हील की वेलोसिटी को बढ़ा देना और इनर व्हील की वेलोसिटी को उसके अनुरूप कम कर देना है। ये जो काम होता है, ये जो स्पीड में डिफरेंस पैदा करने का काम होता है, ये इसी यूनिट डिफरेंशियल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या काम है? केवल और केवल इसका यही काम है, जब व्हीकल टर्न करता है तो आउटर साइड वाले व्हील्स को ज़्यादा पावर सप्लाई करना और इनर व्हील्स वाले जो इनर साइड के व्हील्स हैं उनकी पावर सप्लाई को थोड़ा कम कर देना अनुरूप रूप से, यही इस डिफरेंशियल का काम है। अब साहब अगर हम ये डिफरेंशियल नहीं लगाते, सपोज़ हम ये डिफरेंशियल नहीं लगाते, ये हमने हटा दिया, अब क्या होता? अब ये होता कि साहब जब आप गाड़ी टर्न करते तो गाड़ी टर्न करने में ये वाले बाहर के पहिए को ज़्यादा ट्रैवल करना है और अंदर वाले को कम ट्रैवल करना है। तो बाहर वाला पहिया तो इतना ट्रैवल नहीं कर पाता, भाई दोनों बराबर स्पीड से चलते, सपोज़ इतनी स्पीड वही दूरी यहाँ पे इतनी आ रही है, तो बाहर वाला तो फिसल के आगे भाग रहा होता पहिया घूमता, और अंदर वाला फिसल के पीछे की तरफ भाग रहा होता। इसको जितना दूरी तय करना है ये उससे कम करता है, मतलब रगड़ खा रहा होता और उसके ऊपर स्किड कर रहा होता। तो दोनों ही केसेस में मेरी फिसलन के कारण क्या होगा? वियर टियर बढ़ जाएगा और जो ये टर्निंग आएगी ये भी स्मूथ नहीं आएगी। तो इस कारण से डिफरेंशियल यूज़ किया जाता है। अब डिफरेंशियल, ये तो डिफरेंशियल हो गया, और डिफरेंशियल के बाद जो ये रियर एक्सल है, ये लाइव टाइप का एक्सल होता है, इसको लाइव एक्सल भी बोलते हैं। एक्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हमको मोटा मोटा पाइप दिख रहा है ना, ये जैसे व्हील तक ये पाइप जा रहा है, ये पाइप तो हमको बाहर ऐसे दिख रहा है, इसके अंदर एक पाइप होता है छोटा, वो पाइप नहीं शाफ्ट होती है। वो क्या होती है? पाइप नहीं शाफ्ट होती है। वो शाफ्ट होती है, जो शाफ्ट घूमती है। अब ये घूम रही है, हलचल कर रही है, इसको हम लाइव बोल देते हैं। और जो फ्रंट वाला होता है ये बिल्कुल डेड है, ये पाइप का पाइप है, इसमें कुछ नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ ये बियरिंगों के माध्यम से ये दोनों टायर लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये वाला तो मैंने क्या बता दिया आपको कि किस प्रकार से हमारे इंजन में पावर जनरेट हुई, और पावर फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, फिर दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट डिफरेंशियल, रियर एक्सल से होते हुए कहाँ तक पहुँच गई? मेरे व्हील्स तक पहुँच गई। रुपये घूम गए तो मतलब क्या हो गया? गाड़ी चल गई।
तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो बेसिक ऑटोमोबाइल का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको हमने जानने की कोशिश की। आगे के वीडियोस में हम इसी प्रकार से जो हमारे एक एक एलिमेंट है उनको डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और भी बाकी क्या क्या सिस्टम है, जैसे स्टीयरिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, और क्या क्या सिस्टम्स होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर जिन्हें हमें जानना चाहिए, हम उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आप अपना अध्ययन का कार्यक्रम जारी रखिए। मैं राकेश गुर्जर आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।